चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए हम हिंदी की एक नई सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें आपको हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और हमारा जो चैप्टर पहला है इस सीरीज का वो चल रहा है हिंदी का विकास। इस वीडियो में अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले 3 और वीडियोस इस सीरीज के आ चुके हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में उसका एक अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी सामान्य हिंदी करके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन 3 वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसी से आगे हम बढ़ते हैं। कल हमने देखा था हिंदी के आधुनिक काल का जो विकास हुआ, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में यानी कि भारत के संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या जो व्यवस्था है वो की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा है कि पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन यानी कि प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1910 में हुआ। कब हुआ? 1910 में हुआ। कहां हुआ? मद्रास में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसके सभापति थे आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यानी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके पहले कुलपति भी नियुक्त किए गए थे 1916 में। कौन? मदन मोहन मालवीय। तो पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मद्रास में, जिसके सभापति कौन रहे? मदन मोहन मालवीय। इसका अगला पॉइंट आता है 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन यानी कि 1918 का हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता यानी कि इसकी सभापति कौन रहे? महात्मा गांधी। अब इस वाले दूसरा वाला जो हमने लिखा है 1918 वाला जो हिंदी का सम्मेलन है, इससे एक प्रश्न बनता है। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने किसके तौर पर? राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का क्या किया? समर्थन किया। ठीक है, इसके बाद 2-3-4 इंस्टीट्यूशन है, कुछ संस्थान है। पहला है हिंदी विद्यापीठ, इसकी स्थापना 1929 में हुई। कहां? गुजरात के देवधर में। ठीक है, अगला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसकी स्थापना वर्धा गुजरात में की गई। अगला है अखिल भारतीय हिंदी संस्था। अखिल भारतीय हिंदी संस्था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था, इसकी स्थापना की गई 1964 में। कहां? नई दिल्ली में। उसके बाद अगला है नागरी लिपि परिषद, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना की गई 1975 यानी कि 1975 में, और हेडक्वार्टर्स कहां है इसका? दिल्ली में। मुख्यालय कहां हो गया? दिल्ली में। ठीक है, अच्छा इसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो अधिकांश भाषाएं हैं जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार से आती हैं। तो साउथ इंडिया में हिंदी का कॉम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने पुत्र यानी कि किसको? देवदास गांधी को या देवदास गांधी को कहां भेजा? आपका साउथ इंडिया भेजा। और साउथ इंडिया में कहा? मद्रास। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में महात्मा गांधी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों आगे बढ़े और आगे बढ़ के देखते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी का जो विकास क्रम रहा है, यानी कि भारत में जो 22 राजभाषा हैं उनमें से हिंदी भी है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी कैसे आई? ठीक है, सबसे पहले 14 सितंबर 1949 के दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हम लोग हर साल 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे। क्या मनाते हैं? 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1950 के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो मुगल काल में यानी कि मुगल एरा में जो राजभाषा थी वो क्या थी? आपका फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। और ब्रिटिश काल में जो राजभाषा थी वो क्या थी? आपका अंग्रेजी। ठीक है, अच्छा इधर लोग से बाहर करके देखते हैं कि राजभाषा हेतु जो संवैधानिक प्रावधान है यानी कि संविधान में जो राजभाषा है 22 राजभाषाएं, इनको कहां रखा गया है? इनके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो राजभाषाओं के लिए भाग जो आता है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में से जो भाग 17 है यानी कि भाग संख्या 17 किसके लिए है? राजभाषा के लिए। वहीं हमारे संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों में से अनुसूची संख्या 8 किसके लिए है? राजभाषा के लिए। और हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल्स में से अनुच्छेद 343 यानी 343 से लेकर 351 अर्थात 351 तक किसके लिए प्रावधान किए गए हैं? आपका राजभाषा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है गोपालस्वामी अयंगर। क्या नाम आ रहा है? गोपालस्वामी अयंगर। गोपालस्वामी अयंगर पहले व्यक्ति थे यानी कि सर्वप्रथम गोपालस्वामी अयंगर ने संविधान सभा के सामने, किसके सामने? संविधान सभा के सामने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा।
हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान सभा के सम्मुख या संविधान सभा के सामने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया? तो कौन थे? आपका गोपालास्वामी अयंगर थे। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जो प्रथम राजभाषा आयोग था, यानी कि जो पहला आपका स्टेट लैंग्वेज कमीशन था, पहला राजभाषा आयोग था, इसकी स्थापना कब की गई? तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना होती है आपका जून 1955 में, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बाल गंगाधर खरे, यानी कि बीजी खरे। तो प्रथम राजभाषा आयोग कब का है? जून 1955 का, 1955 का, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए बाल गंगाधर खरे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कुछ आर्टिकल, जैसे आपने देखा कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के लिए उपबंध किए गए हैं आपका संविधान में। अब वो 343 से लेकर 351 तक सभी नहीं पढ़ना है, जो 3-4 इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 अर्थात अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 क्या बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? आपका देवनागरी। अर्थात अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? आपका देवनागरी। फिर देखते हैं अनुच्छेद 344 ये बोलता है राजभाषा आयोग का गठन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में की गई, जिसके अध्यक्ष को बनाए गए बाल गंगाधर खरे। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है अनुच्छेद 348 यानी कि आर्टिकल 348 ये बोलता है उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाईकोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या रहेगी? और आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि अंग्रेजी भारत की क्या है? न्यायिक भाषा, यानी इंग्लिश इज द जुडिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी भारत की क्या रहेगी? आपका न्यायिक भाषा रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसका बोलता है आर्टिकल 351 यानी कि अनुच्छेद 351 ये बोलता है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएंगे किसके विकास के लिए? हिंदी के विकास के लिए, यानी कि हिंदी के विकास के लिए काम करना किसका नैतिक कर्तव्य होगा? हमारी केंद्र सरकार का। किसको बोला गया? आपका आर्टिकल 351 में। तो अनुच्छेद 343, 344, 348 और 351 ये आप लोगों के लिए क्रूशियल रहेगा। ठीक है, इसके बाद राजभाषा अधिनियम की बात करें तो जो स्टेट लैंग्वेज एक्ट था या राजभाषा अधिनियम था ये 1963 में आया। कब आया? आपका 1963 में। 1965 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1965 से लागू हुआ। और इसके अंदर आपका 9 धाराएं, यानी कि इसमें कितने सेक्शन आते हैं? आपका 9 सेक्शन, यानी कि इसके अंदर 9 धाराएं आती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किस कवि को मिला और किस रचना के लिए दिया गया? भारत में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया? ये आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई आपका 1954 में, और इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। ठीक है, साहित्य अकादमी। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई 1960 में, 1960 में। ठीक है, साहित्य अकादमी 1954, मुख्यालय कहां गया? दिल्ली में, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। अगला है केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये कहां स्थित है बोलता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित आपका आगरा में। कहां स्थित है? आगरा में। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग 1-2 लाइन छोड़िएगा, जहां तक नोट कर लेंगे तो 1-2 लाइन छोड़ के अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थित 22 राजभाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थित 22 राजभाषाएं, और डैश कीजिएगा। डैश करके आप 1 बाय 1 इन सबके नाम लिख लीजिए एक बार। पहला लिखिएगा आपका कौन सी? असमिया। पहले लिखिए असमिया, दूसरी है बांग्ला, दूसरी कौन सी है? बांग्ला, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, अगली है संस्कृत, उसके बाद है कन्नड़, फिर आपका कश्मीरी, फिर है मलयालम, फिर है मराठी, फिर है पंजाबी। एक बार फिर से, असमिया पहली, बांग्ला दूसरी, गुजराती तीसरी, हिंदी चौथा, संस्कृत पांचवा, कन्नड़ छठा, कश्मीरी सातवीं, मलयालम आठवां, मराठी नवा और पंजाबी 10वां। 11वीं है ओडिसी, 12वां है आपका तमिल, 13वां तेलुगु है, 14वां है उर्दू, 15वां सिंधी, 16वां मणिपुरी है, 17वीं है कोंकणी, 18वीं है नेपाली, 19वीं है बोडो, 20वीं है डोगरी, 21वीं है मैथिली और 22वीं है संथाली। तो ये हिंदी के भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 राजभाषाएं डाली गई हैं, ये आपके सामने इनको नोट कर लीजिएगा। और इन सबको नोट करने के बाद, इन सबको नोट कर लीजिए, उसका एक नोट लिखिएगा। नोट के अंदर लिखिए, नोट में लिखिएगा अंग्रेजी तथा राजस्थानी, अंग्रेजी तथा राजस्थानी भारत की
अंग्रेजी तथा राजस्थानी भारत की राजकीय भाषाएं नहीं हैं। अंग्रेजी तथा राजस्थानी भारत की राजकीय भाषाएं नहीं हैं। तो ये 22 याद कर लीजिए या ये 2 याद कर लीजिए कि जो नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि निम्न में से कौन सी एक भारत की राजभाषा नहीं है या 8वीं अनुसूची में नहीं है। पहला ऑप्शन आ गया आपका हिंदी, ठीक है, दूसरा आ गया आपका गुजराती, तीसरा आ गया आपका उर्दू और चौथा क्या आ गया राजस्थानी। तो क्या याद रखना है, राजस्थानी अंग्रेजी नहीं है, ये 22 की 22 है, इनको नोट कर लीजिएगा। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे बढ़कर हम देखते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा संविधान क्या हुआ आपका लागू, अर्थात कब की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950। यानी कि मूल संविधान में आपका 14 राजभाषाएं थी। कितनी राजभाषाएं थी? 14 राजभाषाएं, जो अब बढ़ के कितनी हुई है आपका 22 यानी 22। अब राजभाषाएं कितनी है आपका 22। तो यानी कि 14 पहले थी, अभी 22 है, तो कुछ बाद में जोड़ी गई। तो जब भी संविधान में कोई नई चीज जोड़नी है तो उसके लिए संशोधन किया जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है आपका अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। तो अभी तक 3 बार ऐसा हुआ कि संविधान में संशोधन किया गया किसी राजभाषा को जोड़ने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें 1967 में 21वां संशोधन किया गया, 1967 में 21वां संशोधन किया गया और सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। इस हम आगे बढ़ के देखते हैं 1992 में, यानी कि 1992 में 72वां संविधान संशोधन यानी कि 72nd अमेंडमेंट किया गया और उसके साथ 3 भाषाएं जोड़ी गई, न म क, नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी। न म क यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15वीं कौन बनी? सिंधी, 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी, 18वीं कौन बनी आपका कोंकणी। इसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में और 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडमास, बो से आपका बोडो, डो से डोगरी, मौ से मैथिली और सौ से संथाली। क्या क्या जुड़ी आपका? बोडो जुड़ी, डोगरी जुड़ी, मैथिली जुड़ी और संथाली। तो आप लोगों ने याद रखना है कि भारत के मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, जो वर्तमान में कितनी है आपका 22 है। 15वीं आपका कौन जुड़ी? सिंधी, 1967 में 21वां संशोधन और इसके बाद 15वीं, 16वीं, 17वीं आपका 16वीं, 17वीं, 18वीं आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 1992 में 72वां संविधान संशोधन। उसके बाद आपका 19, 20, 21, 22 है कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो फिर अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा नेट वगैरह भी थोड़ा स्लो चलता है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से हम बिलोंग करते हैं। तो साथियों अंत में कि बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं या हम जो एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं अगर ये आप तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है तो प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और कोई भी आपका कमेंट या कोई भी क्वेरी वगैरह है, जो भी आप हम तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। या इसके अलावा हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाके हमने आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, तो आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। अंत में इसी उम्मीद के साथ कि कल एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे, मैं आपके सम्मुख हूंगा, कुछ नई चीजें हमको सीखने को मिलेगी। मैं सामंत आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।